नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और आज देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का यहाँ 7वां वीडियो है। इससे पहले जस्ट मैंने वीडियो बताया था उसमें आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है जो कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके आधार पे बताया था। ये जो सिलेबस के आधार पे चल रहा है, ठीक है? जिसमें आज का जो टॉपिक है देखने वाले हैं शिशु व मातृ मृत्यु दर को देखने वाले हैं। साथ में उसमें जो है टीकाकरण से संबंधित जैसे कि रोगी प्रतिरक्षण है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के आधार पर ही चल रहा है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इसका फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसके अपलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्या है, मातृत्व मृत्यु दर को देखने वाले हैं। तो मातृत्व मृत्यु दर होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझते। क्या लिखा है कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था व बच्चे के जन्म से जुड़े कारणों से होती है। इनमें से अधिकांश मृत्यु विकासशील देशों में होती है, ठीक है? विकासशील देशों में जैसे कि क्या है, भारत देश भी एक विकासशील देश है, ठीक है? विकसित देश नहीं, विकासशील देश की श्रेणी में आता है भारत देश, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लगभग 5 लाख महिलाएं जो है प्रति वर्ष इनसे जो है मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखे थे इनके जो वर्तमान के जो आंकड़े हैं उसको भी शामिल किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 में कब जारी किया गया है, नवंबर 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृत्व मृत्यु की दर है 137। आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? देखो, मातृत्व मृत्यु दर है 1 लाख के हिसाब से निकाला जाता है। जैसे कि एक होता है शिशु मृत्यु दर होता है, तो उसमें क्या है, 1,000 में कितने बच्चों का मौत हुआ है वो हो गया। और मातृत्व मृत्यु दर में क्या होता है कि 1 लाख माताओं में से कितने का मृत्यु हो जाती है, तो इस आधार पे उसमें तय किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु की दर है वहाँ 137 है, जबकि वर्ष 2016 से 18 के बीच में 159 था, ठीक है? 159 था, जो कि वर्तमान में घटकर 137 हो गए हैं। अब देखते हैं शिशु और बाल मृत्यु दर क्या होता है। तो शिशु और बाल मृत्यु दर देश में सामाजिक, आर्थिक और विकास जीवन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। इनका उपयोग जनसंख्या और स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा नीतियों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 ये जो है आंकड़े नवंबर में जारी करता है। तो उस आधार पर प्रति 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर क्या लिखा है, प्रति 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर शिशु मृत्यु दर की जो संख्या है वहाँ 43 है। यानी कि 1,000 में कितने बच्चे की मौत हो रहे हैं, 43 है। और यहाँ पर क्या है, 1 लाख में से 137 है। अब यहाँ पर देखते हैं शिशु व मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयासों को 2,500 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें अंजाम दे रही है। कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपा गया है कि कमजोर शिशुओं की पहचान कर उनकी देखभाल इस प्रकार की जाए ताकि नवजात शिशु व उसकी माँ स्वस्थ रहे, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। यहाँ पर देखे थे टीकाकरण जो कि रोगी प्रतिरक्षण है। यहाँ पर देखते हैं शिशुओं को जीवित रखने के लिए रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात शिशुओं के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। जैसे कि टीकाकरण होता है बच्चों में, तो ये क्या है, सबसे कम लागत का है। एक तो सरकार की तरफ से वहाँ फ्री है, ठीक है? इसमें कोई पैसा लगने की जरूरत भी नहीं है और ये सरकार को भी बहुत ही सस्ते दर पर पड़ता है। इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सरकार। विश्व में आधे से अधिक बच्चों खतरे की परिस्थिति और स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक टीका प्राप्त करने से वंचित है। जैसे कि कई ऐसे देश हैं जो कि पिछड़े हुए देश है जहाँ पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये क्या है, बच्चों के भविष्य के साथ थोड़ा सा मुश्किल है कि उनके स्वास्थ्य के देखभाल किया जा सके। यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए तो विश्व में उनके बचाव से लगभग 15 लाख शिशु मृत्यु रोग को रोका जा सकता है। तो प्रति वर्ष जो है 15 लाख जो शिशु का मृत्यु होता है उनको रोका जा सकता है, अगर सभी देश पूरे विश्व में अगर टीकाकरण नियमित रूप से और सही समय पर किया जाता है तब की बात है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई और पिलाई या इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यहाँ क्रिया टीकाकरण कहलाती है। अब देखते हैं टीकाकरण क्या है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना भी पॉइंट टू पॉइंट जो बता रहा हूँ जानकारी, इसी से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ, तो ये जो है कुछ समय तक चलेगा। हाँ, ये जैसे कि इसका सिलेबस है कंप्लीट, कंप्लीट सिलेबस तक होने तक इसका वस्तुनिष्ठ के हिसाब से नहीं चलेगा, थ्योरी के हिसाब से चलेगा। जैसे इसका कंप्लीट हो जाता है थ्योरी,
फिर मैं आप लोगों को इसी से टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, टीकाकरण क्या है? अब टीकाकरण होता क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण टी हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती तथा समुदाय स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। उसके बाद क्या लिखा है, टीकाकरण से बच्चों में किन-किन रोगों से सुरक्षा संभव है? तो टीकाकरण में जो बच्चों में होने वाली रोग है, उनसे कौन-कौन से रोग है जिससे इसे सुरक्षा दिया जाता है? जैसे कि मुख्य रूप से 7 गंभीर संक्रामक रोग है। जैसे कि क्या है, एक तो है खसरा है, टेटनस है, पोलियो है, क्षय रोग है, गलघोटू है, काली खांसी है और हेपेटाइटिस बी है। ये जो है यहाँ पर मैंने जो 7 बताए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा रोग है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर इसके लिए सही समय पर हम टीकाकरण देते हैं तो इससे बचाया जा सकता है और इनसे जो होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो कौन-कौन से इसके बारे में यहाँ पर देखे थे, जैसे टीके कैसे दिए जाते हैं? तो टीके हम किस तरीके से दे सकते हैं, डॉक्टर लोग अगर टीका देते हो किस तरीके से देते हैं? तो ये इसका जो तरीका क्या है, पोलियो के अतिरिक्त सभी रोग प्रतिरक्षण टीके के इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। पोलियो के टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। जैसे कि पोलियो का टीका देना है तो उसमें इंजेक्शन नहीं, उसको जो है मुंह से पिलाया जाता है, 2 बूंद ज़िंदगी का, ठीक है? लेकिन बाकी और जितने भी बीमारी है उनके टीकाकरण किया जाता है, उसमें बच्चों को इंजेक्शन के माध्यम से टीका दिया जाता है। फिर आता है टीकाकरण के प्रकार। तो टीकाकरण के प्रकार कौन-कौन से हैं? जैसे कि एक होते हैं सक्रिय टीकाकरण। तो सक्रिय टीकाकरण किसे कहा जाता है? सक्रिय टीकाकरण के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पदार्थ को टीके के रूप में जाना जाता है। इस पदार्थ का उपयोग शरीर में किसी विशेष बीमारी के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने, एंटीबायोटिक को विकसित करने के लिए किया जाता है, ठीक है? जैसे कि सक्रिय टीकाकरण होता क्या है? इस टीके के माध्यम से क्या होता है कि उसके जो शरीर रहता है, जैसे कि बच्चे हैं, तो बच्चे के शरीर है उसमें विशेष बीमारी के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने हेतु एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी प्रकार के जैसे कि बाहर से आक्रमण नहीं करते, बीमारी है, जीवाणु है, विषाणु, ये सभी बाहर से आक्रमण नहीं करते। उसके बाद आता है निष्क्रिय टीकाकरण। तो निष्क्रिय टीकाकरण होता क्या है? तो निष्क्रिय टीकाकरण का मतलब है कि व्यक्ति को बाहर से तैयार एंटीबॉडी दिया जाता है। यह जब यह एंटीबॉडी व्यक्ति को दिया जाता है तब वहाँ एंटीबायोटिक संक्रमण रोग एजेंट या विष से लड़ाई या रोकथाम करने में मदद करता है। हालांकि निष्क्रिय टीकाकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा कम समय के लिए होता है। ये क्या होता है, जैसे कम समय के लिए, जैसे कि कभी कभी होता क्या है, हमको तुरंत एक्शन लेना है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको लगाया जाता है, जिसके माध्यम से कम समय के लिए इस टीकाकरण को दिया जाता है और साथ ही इसको जो है बीमारियों को रोकथाम करने के लिए काम किया जाता है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी टीकाकरण। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है? हेपेटाइटिस बी टीकाकरण एक 3 शॉट श्रृंखला वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से बचाता है, जो सिरोसिस, यकृत कैंसर और परिणामस्वरूप मृत्यु का कारण यहाँ बन जाता है। हेपेटाइटिस बी एचआईवी की तुलना में 50 से 100% अधिक संक्रमण है। जैसे कि एचआईवी एड्स रहते हैं तो उनसे भी खतरनाक कौन सा है, ये हेपेटाइटिस बी है। इसलिए जो है समय-समय पर सरकार इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था करती है। फिर आता है H1N1। तो H1N1 टीकाकरण लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले संक्रमणों से बचाता है, जो वर्ष 2009 में एक महामारी का कारण बना था। यहाँ काफ़ी संक्रमण है, जैसे कि ये 2009 में हुआ था, ठीक है? और यह जो है काफ़ी संक्रमण है और इस बीमारी से बचाव के लिए बेहतर है, ठीक है? फिर आता है टाइफाइड का टीकाकरण। तो टाइफाइड का टीकाकरण क्या है? टाइफाइड क्या होता है? ये बुखार है सिंपल सी अगर देखा जाए, लेकिन यही अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या रहता है? टाइफाइड टीकाकरण इंजेक्शन लोगों को घातक स्लामोनेला टाइफी वायरस से बचाता है, जो अत्यधिक संक्रमण बीमारी टाइफाइड की ओर ले जाता है। टाइफाइड में तेज बुखार होना, थकान होना, कमजोरी होना, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, भूख भूख ना लगना है और दाने निकल जाना, यानी कि शरीर में क्या होता है, दाने निकल जाना है। तो इस तरीके से इनका लक्षण है। और टाइफाइड बुखार भी बहुत संक्रामक है और अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो यह घातक है और यह संक्रमण लोगों के 30% तक को मार सकता है, यानी कि 100 में से 30 व्यक्ति को इस बीमारी की वजह से मौत का सामना करना पड़ता है टाइफाइड की वजह से। हालांकि ये सामान्य बुखार जैसे है, लेकिन इनसे जो होने वाले रोग है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, ठीक है? इसके बाद आता है चिकन पॉक्स का टीकाकरण। चिकन पॉक्स एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वेरिसेल्ला जोस्टा वायरस के साथ प्रारंभिक संक्रमण के कारण होता है।
त्वचा पर रैश, जो छोटे-छोटे खुजली के फफोले बनते हैं, बुखार, सिर दर्द बीमारी के लक्षण हैं। चिकन पॉक्स एक जो कार्य रोग है, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। यह रोग शिशुओं, किशोरी, गर्भवती महिलाओं में या कमज़ोर प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों में घातक हो सकता है। जैसे कि अगर सामान्य हम बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो इसे जो है चिकन पॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देवी या माता आना बोलते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है, शरीर में जो है छोटे-छोटा फफोले जैसे हो जाता है। इसके बाद आता है निमोनिया का टीकाकरण। तो निमोनिया का टीकाकरण यहाँ जो है 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए भी किया जाता है। निमोनिया बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए घातक है। इसके लिए अपने प्रियजनों और निमोनिया टीकाकरण के साथ इस घातक बीमारी से बचाया जा सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, निमोनिया के अंतर्गत खासकर से ये, हालांकि बुजुर्ग अवस्था में भी होता है 64 वर्ष तक की आयु तक से, लेकिन इसे बच्चों से खासकर से ज़्यादा प्रभावित होता है। बच्चों में जैसे कि शरीर में निमोनिया आ जाता है, तो फिर बहुत तकलीफ जाता है उनको देखभाल करने के लिए, इसलिए जो है समय समय पर टीकाकरण करना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं टीका लगवाने के कुछ शीर्षक कारक है। कौन-कौन से शीर्षक कारक हैं, उस चीज़ को देखते हैं। टीकाकरण जो है बच्चों और वयस्कों को हानिकारक बीमारियों से बचाता है, जो घातक हो सकते हैं। कुछ शारीरिक दिव्यांगता का कारण बन सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि आप प्रतिरक्षण नहीं हैं, तो बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं और कम प्रतिरक्षा वाले परिवार के सदस्यों को यह बीमारी फैल सकता है, या वे भी जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अगला है, यदि आप एक संक्रमण बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो टीकाकरण की लागत चिकित्सा देखभाल की लागत से बहुत कम है। जैसे कि एक क्या होता है, कोई संक्रमण हो गए, ठीक है? तो हम अगर चिकित्सकीय इलाज कराते हैं, उससे सस्ता या बेहतर कौन-सा रहता है? टीकाकरण रहता है, ठीक है? एक बार टीकाकरण लगा लो, या बीच-बीच में जो भी सरकार करती है, उस आधार पे अगर हम लगाते हैं, तो इसमें क्या रहते हैं कि इस बीमारी का होने का खतरा बहुत कम रहता है, जो कि लागत भी कम रखते हैं। अतः टीकाकरण करवाना आवश्यक है। फिर आता है टीकाकरण के महत्व। टीकाकरण की गंभीर बीमारियों को से सुरक्षा प्रदान करता है। जिसे बच्चे का टीकाकरण ना हुआ हो, वहाँ अत्यधिक बीमार हो सकता है, स्थायी रूप से अक्षम या कुपोषित और मर सकता है। उसके बाद है टीकाकरण बचपन की सबसे अधिक गंभीर बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। अक्षम बच्चों समेत सभी बच्चों को टीकाकृत करवाने की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जिसे इंजेक्शन या दवाई पिलाई गई टीका माना जाता है। टीके बीमारियों के खिलाफ बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। टीकाकरण केवल तभी काम आता है जब वह बीमारी होने के से पहले दिया गया हो, ठीक है? जैसे कि क्या होता है, कभी-कभी अगर बीमारी होने से पहले हमको जैसे टीकाकरण दिए जाते हैं। अब बच्चों को क्या होता है, पोलियो पिलाया जाता है, ठीक है? तो बच्चों को अगर बीमारी होने के बाद अगर पोलियो का टीकाकरण देते हैं, तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं होता, या होता है तो फिर बहुत कम रहता है। इसलिए जो है समय से पहले टीकाकरण किया जाता है। तो इस तरीके से अगर करते हैं, तो बच्चों में या बुजुर्ग में या जिसमें भी संक्रमण होता है, उससे पहले जानकारी मिल जाता है और उनसे जो है रक्षा किया जा सकता है। फिर आता है यहाँ पर सभी स्थानों पर सभी बच्चों को पोलियो के टीके लगवाने की आवश्यकता होती है। अंगों का मुलायम होना या हिलने से अक्षम होना पोलियो के मुख्य कारण हैं। संक्रमित प्रति 200 बच्चों में से एक जीवन भर के लिए अक्षम हो जाता है। अगला है टिटनेस। बैक्टीरिया या जीवाणु कटी हुई जगह गंदगी के कारण बढ़ता है। यह टिटनेस के टीके के बिना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर आता है गर्भावस्था के पहले या उसके दौरान टिटनेस टॉक्सिन की कम से कम 2 खुराक न केवल महिला बल्कि उसके नवजात शिशु को उसके शुरुआती हफ्ते में टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीक़े से समय-समय पर आपको टीकाकरण लगाना चाहिए। 6 हफ्ते होने पर शिशु के डीपीटी की पहली खुराक की आवश्यकता होती है, जो टिटनेस की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है? फिर आता है निष्कर्ष। अब देखते हैं टीकाकरण का निष्कर्ष क्यों है, हम क्यों लगाते हैं, इनका जो है अब निष्कर्ष देखते हैं। रोकथाम इलाज की तुलना में बेहतर है और पीड़ित होने और दवा लेने के बजाय विभिन्न रोगों के लिए टीकाकरण करवाना हमेशा उचित होता है। टीकाकरण हमारे शरीर के लिए रक्षा की एक रेखा बनाता है। इसे किसी भी संक्रमण बीमारी से संक्रमित होने से बचाता है। इसमें कुछ घातक हो सकते हैं। टीकाकरण के कारण ही पोलियो और चेचक जैसे कई बीमारियां सफलतापूर्वक मिट गई हैं, ठीक है? वास्तव में भारत सरकार ने बच्चों को अनिवार्य रूप से जो प्रशासित होने वाले टीकों की एक सूची बनाई है, जो कि जैसे कि तपेदिक है, डिप्थीरिया है, पिटूटर पिटुर्सिस है, पोलियो है, खसरा है, कंठमाला है, हेपेटाइटिस ए और बी है, टाइफाइड है, रूबेला है और रोटा वायरस जैसे रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरीक़े से विभिन्न ऐसे रोग हैं जिसे टीकाकरण के माध्यम से उसे बचाया जा सकता है, उनसे रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है?
तो ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया है, एक तो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है और टीकाकरण संबंधी जो भी जानकारी है मैंने बता दिया है। और इनका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक बार पहले थ्योरी हो जाने दो, फिर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान महिला एवं बाल विकास आयोग के मंत्री कौन है। इनसे पहले मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था उसमें अध्यक्ष के बारे में पूछा था। अब आपको बताना है कि इनका जो है महिला एवं बाल विकास आयोग के वर्तमान मंत्री कौन है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ममता चंद्राकर है, अनिला भेड़िया है, किरणमयी नायक है और अर्चना उपाध्याय है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।